Let us proceed with our discussion. In this table, which cost we have calculated? Total ordering cost. जैसे हम लोग ने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया है, विच इज द नेक्स्ट कॉस्ट जो हम लोग ने डिस्कस किया है. यस, डोंट राइट, सी हियर, आई विल गिव टाइम टू कॉपी. राइट नाउ आई वांट टू कैलकुलेट नाउ विच कॉस्ट. Total carrying cost per annum. By the way, we calculated how much is carrying cost per unit per annum. How much was carrying cost per unit per annum? 20. What is 20? 1 यूनिट को इन्वेंट्री में कैरी करने का कॉस्ट इज 20 रुपीज. बरोबर है. नाउ फॉर दिस आई विल टेक वन एग्जांपल. वो एक एग्जांपल में यू विल अंडरस्टैंड कि इसको यूज कैसे करने का. 20 रुपीज तो तुमने कैलकुलेट कर लिया. बाय द वे, हाउ टू कैलकुलेट दैट 20 रुपीज? ये 20 रुपीज कभी भी तुमको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा. 99% या 95% ऑफ द टाइम्स यू विल ओनली हैव टू कैलकुलेट दिस. 1 और मे बी मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम्स में तुमको डायरेक्टली ये दे दिया रहेगा. हाउएवर, हाउ टू कैलकुलेट दिस 20? तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज चाहिए. कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड और गिवन पर एनम, विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? परचेज प्राइस. सिंपल भाषा में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? मैं 1 यूनिट खरीदेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट इज 100. तो 100 पे 20% इज 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम. बट दिस इज फॉर 1 यूनिट. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम टू दिस टेबल, इन दिस टेबल फर्स्ट कॉलम पे फोकस करो, दैट इज ऑर्डर साइज. सपोज मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ही लेता हूँ. थोड़ी देर के लिए हम लोग मान के चलते हैं मैंने ऑर्डर साइज डिसाइड कर लिया है 6000. मैंने डिसाइड कर लिया है कि एट अ टाइम आई विल बाय 6000 एंड ऑलरेडी आई आस्क्ड यू कि इफ आई एम बाइंग 6000 दैट मींस आई विल हैव टू प्लेस हाउ मेनी ऑर्डर्स पर एनम? 4. एंड हाउ मेनी और व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर? क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टर के में मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. तो कैन यू टेल मी, अब मुझे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है. हाउ मच इज कैरिंग कॉस्ट? 20 रुपीज. यस, सी हियर, ये सब थियरी कोई स्टडी मटेरियल में एक्सेट्रा नहीं दिया. तो हर एक कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन से हमको उसका यूज पता चलेगा. बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज बाय वे ऑफ अ ग्राफ. आई विल ड्रॉ ग्राफ 2-3 टाइम्स इन दिस चैप्टर. सो सपोज फॉर एग्जाम्पल टुडे, मतलब फर्स्ट डे को आई बॉट हाउ मेनी यूनिट्स? हाउ मच इज द ऑर्डर दैट, हाउ मच इज द साइज दैट आई हैव सिलेक्टेड? 6000. तो मैंने 6000 यूनिट्स ऑर्डर किया. व्हाट इज दिस? वाई एक्सिस इज इसको हम क्या बुलाएंगे? स्टॉक लेवल. एंड एक्स एक्सिस इज टाइम एक्सिस. ठीक है. अब मेरे को बताओ, मैंने 6000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया. हाउ मच विल बी माई टोटल कैरिंग कॉस्ट? हाउ मच इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? 20. कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट. ये 2 ही कॉस्ट है ना. स्टोरेज कॉस्ट के अंदर भी बहुत सारे थे. रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ऑब्सोलीसेंस कॉस्ट. दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ विच कॉस्ट? स्टोरेज कॉस्ट. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटरेस्ट कॉस्ट. तो अब ये सब कॉस्ट है और वो सब को मैंने कैलकुलेट किया 20 रुपीज पर यूनिट पर एनम. तो कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी माई टोटल कैरिंग कॉस्ट? 1,20,000. हाउ डिड यू कैलकुलेट 1,20,000? 6000 इंटू 20. हाँ, तो ये गलत है. अब वो क्यों गलत है वो सुनो. वेरी सिंपल. यू बॉट 6000 यूनिट्स, बराबर है. डिड यू बाय 6000 यूनिट्स फॉर कीपिंग इट इन इन्वेंटरी? नहीं. तुमने 6000 यूनिट्स बाय किया, दरवाजे को ताला लगा दिया. वो 6000 यूनिट्स पूरा साल वो इन्वेंटरी में रहने वाला है क्या? नहीं. इट विल गेट यूटिलाइज्ड. Okay, can you tell me, suppose for example my usage is evenly spread. Usage evenly spread मतलब मैंने तुमको बोला it is divided by 12. But ये 6000 is not 12 months का requirement. This is 3 months का requirement. Suppose for example मैंने इसको बोला जाके वेयर हाउस में या स्टोर्स में चेक करके इन्वेंट्री कितना है. He will come up with the answer 6000 on first day.
फर्स्ट अप्रैल को मैंने 6000 यूनिट्स बाय किया और इसको मैंने बोला जाके चेक करके आ कि इन्वेंट्री में कितना है, तो ये कितना आंसर लेके आएगा 6000। अब सपोज मैं इसको एक महीने बाद बेचता हूं, ऑन 30th अप्रैल आई एम टेलिंग हिम गो एंड चेक इन्वेंट्री में कितना है, तो 6000 ही रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि इट विल गेट यूटिलाइज्ड इफ द यूजेज इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। कैन यू टेल मी एक महीने बाद इन्वेंट्री में कितना यूनिट्स रहेगा? 4000। कितना यूज हो गया? तो मतलब डे बाय डे क्या हो रहा है, डे बाय डे ये 6000 रिड्यूस हो रहा है। दिस 6000 इज गेटिंग यूटिलाइज्ड डे बाय डे। कैन यू टेल मी कि ये 6000 कितने मंथ्स में जीरो हो जाएगा? 3 मंथ्स। इन 3 मंथ्स दिस विल बिकम जीरो। तो कैन यू टेल मी 30th अप्रैल को स्टॉक कितना रहेगा? 4000। 31st मई को कितना रहेगा? 2000। एंड 30th जून को कितना हो जाएगा? जीरो। वापस हम 30th जून को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। जैसे ही परचेज करेंगे मेरा स्टॉक लेवल किधर जाएगा? 6000। अगेन ये कितने मंथ्स में जीरो हो जाएगा? 3 मंथ्स में जीरो हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? ऐसा पूरे साल में कितनी बार होगा? 4 बार होगा। यस और नो? ऑफ कोर्स इफ द ऑर्डर साइज इज 6000, ऑर्डर साइज अलग है तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, बट दिस इज इजियर टू अंडरस्टैंड। 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स। तो आई डोंट नो वेदर यू एग्री व्हाट आई से। माय इन्वेंटरी इज नेवर 6000 यूनिट्स, और in better language, as a company I am never carrying 6000 units in inventory. Do you agree with this? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी 6000 यूनिट्स इन्वेंटरी में कैरी नहीं कर रहा हूं। 30th अप्रैल को मैंने इसको भेजा, ही केम अप विद द आंसर 4000। 31st मई को भेजा, ही केम विद द आंसर 2000। 30th जून को इसको देखने भेजा, ही केम विद द आंसर 0। ये कब सच बोल रहा है? All the times he is speaking truth. Yes or no? So we calculate something called as which stock? Average stock चाहिए मेरे। We require which stock? Average stock. We require which stock? एवरेज। तो कोई बताएगा अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो सिंपल एवरेज, इट इज सिंपल एवरेज मुझे कैलकुलेट करना है। 6000 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 4। 4 ऑब्जर्वेशंस है, डिवाइड बाय 4। बोलो कितना है? 3000। 3000 जो हमने कैलकुलेट किया है, ये 3000 इज कॉल्ड एज विच स्टॉक? एवरेज स्टॉक। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम ऑलवेज कैरिंग 3000 यूनिट्स इन इन्वेंटरी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऑन एन एवरेज आई एम कैरिंग 3000 यूनिट्स इन इन्वेंटरी। मतलब कभी मेरा स्टॉक 3000 से ज्यादा होता है, कभी मेरा स्टॉक 3000 से कम होता है। अच्छा बाय द वे डेली भी फ्लक्चुएट होता है। आज 6000 है, कल 5700, फिर 5400, फिर 5100, फिर ऐसा करके से फॉर एग्जांपल आई एम कंज्यूमिंग 300 यूनिट्स पर डे। तो सबका एवरेज निकालो। आज आज 1 अप्रैल को मेरे स्टॉक में या मेरे वेयरहाउस में या मेरे स्टोर्स में रादर 6000 यूनिट्स है। शाम को देखूंगा तो वो 300 यूनिट से कम हो जाएगा। एवरी डे इट इज रिड्यूसिंग बाय 300। तो मैंने तो मंथली लिया है। आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज इवनली स्प्रेड। सो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम नॉट कैरिंग 6000 यूनिट्स इन स्टॉक थ्रू आउट द ईयर। सो आई एम कैरिंग हाउ मेनी यूनिट्स ऑन एन एवरेज? 3000। तो कैरिंग कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन विच स्टॉक? एवरेज स्टॉक पे कैलकुलेट होता है वो। इसको कोई पूछना होगा। आई विल गिव एग्जाम्पल। अच्छा इसमें एक्चुअली हमको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? वेरी सिंपल। जैसे ये पूछ रहा है, मुझे तो नहीं मालूम है ना ये इवनली स्प्रेड है, तो मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक दिन इट इज 6000, एक दिन इट इज 0। तो 6000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। रीओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बरोबर है? और एल्स द सिंपल कैलकुलेशन इज व्हाट? ऑफ एवरेज स्टॉक, जो हम फॉलो करने वाले हैं। वेरी सिंपल। एवरेज स्टॉक इज व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? Q by 2। फर्स्ट ऑप्शन में Q क्या है?
6000, तो 6000 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 3000। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, यू विल बी कन्विंस्ड विद माय थियरी। पार्टनरशिप अकाउंट में हैव यू कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? If no information is given, interest is calculated on which date? Yeah, for how many months? Sorry. Why? Does that mean all drawings are done on 1st October? Some drawings are done before 31st, before 1st October. Some drawings are done after 1st October. On an average, तुम सब drawings पे 6 महीने का करते हो ना? जो 1st October के पहले किया है उस पे 6 महीने से ज्यादा का करना चाहिए, जो 1st October के बाद किया है उस पे कम। तो ऑन एन एवरेज में सब पे 6 महीना, तो दोनों को बुरा नहीं लगेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जब भी मैंने स्टोर्स खोल के देखा तो हमेशा मेरे सामने 3000 यूनिट पड़े रहते हैं। कब 3000 से ज्यादा है, कभी 3000 से कम है, तो ऑन एन एवरेज आई एम कैरिंग 3000 यूनिट्स इन स्टॉक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा मेरा स्टॉक 3000 यूनिट्स ही रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑल्सो यू यूज एवरेज कॉन्सेप्ट इफ नथिंग इज गिवन। अच्छा, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो एवरेज तुम, इफ इट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यू कैलकुलेट इट फॉर 6.5 मंथ्स, इफ इट इज डन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यू कैलकुलेट फॉर 5.5, दैट इज ऑल्सो एवरेज ओनली ना। तो मैं सब ड्राइंग्स पे 6.5 मंथ्स का कर रहा हूं, अभी किसी पे मेरे को 12 महीने का करना चाहिए, किसी को मैं 1 महीने का कर रहा हूं, तो क्या क्या कर रहा हूं, दोनों पे मैं 6.5 मंथ्स का कर रहा हूं। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि मैंने 6000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया। अब 6000 यूनिट्स का मैंने ऑर्डर प्लेस किया, वो 6000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करके थोड़ी मैं स्टोर्स को ताला मार रहा हूं और सीधा 3 महीने बाद पूरा 6000 यूनिट्स यूज करूंगा। ये तो एवरीडे का कंजम्पशन होने वाला है, थोड़ा 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 करके। सो समटाइम्स माय स्टॉक इज 6000, समटाइम्स इट इज 5000, समटाइम 4000, 2000, 3000, 1000, 1500। वो सब तो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है और कभी भी नहीं रहेगा। तो एवरेज स्टॉक का सेटल्ड फॉर्मूला, इट इज व्हाट डिवाइड बाय व्हाट, Q by 2। इंपॉर्टेंट इज नॉट द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट इज हम एवरेज क्यों कर रहे हैं। 6000 क्यों गलत है, क्योंकि मैं कभी भी 6000 यूनिट्स को कैरी नहीं कर रहा हूं स्टॉक में। तो थ्रू आउट द ईयर ऑन एन एवरेज, सी एवरेज क्या करता है मालूम है, एक्सट्रीम्स को इवन आउट कर देता है। 6000 एक एक्सट्रीम है, 0 एक एक्सट्रीम है, तो उसको इवन आउट कर दिया तुमने 3000 कि भाई मेरा एवरेज स्टॉक 3000। तो अब मेरे को अगर कैलकुलेट करना है टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए मेरे को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज व्हिच स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक इज वेरी सिंपल, तुम्हारे क्यू है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। यू कैन नॉट टेक क्यू, तुम क्यू से 20 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो जो तुमने किया 6000 इंटू 20। एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, अगर तुम बोल रहे हो कि आई एम कैरिंग 3000 यूनिट्स इन स्टॉक थ्रू आउट द ईयर, देन ऑल ड्रॉइंग्स आर डन ऑन 1st October। मेरा स्टेटमेंट सुनना है। हाँ? अगर ड्राइंग्स पे तुम इंटरेस्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेट करो, डज नॉट मीन ऑल ड्राइंग्स आर डन ऑन 1st October। एनीवेज, तो बताओ मेरे को यहाँ पे एवरेज स्टॉक कितना है, 3000 इनटू कितना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को कैरी करने का कितना है, 20। तो 3000 यूनिट्स को कैरी करने का टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा। ओके, नाउ ये 60,000 कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, दोनों मेथड से आएगा, लेकिन हम लोग मेथड ये यूज करेंगे जो मैंने अभी किया है यूज। हम लोग पहले हमेशा क्या ढूंढेंगे, एवरेज स्टॉक। वी विल ऑलवेज फाइंड आउट विच स्टॉक, एवरेज स्टॉक। जस्ट आई विल राइट इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये हम लोग जो एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस में है, दिस एवरेज स्टॉक इज इन व्हाट, बाय द वे average stock can be calculated in both. Average stock can be calculated in units as well as average stock can be calculated in rupees. Just now I calculated average stock in units. How much is average stock in units? 3000. अब मुझे यही चीज है ना रुपीस में फाइंड आउट करना है। मतलब मैं तुमको पूछेगा हाउ मच इज माय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, नो इट इज नॉट 60,000, वो तो कैरिंग कॉस्ट है 3000। मैंने ये यूनिट कितने में खरीदा, 100। तो मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 3 lakhs। अरे मैं क्या ढूंढ रहा हूं, एवरेज स्टॉक। अरे बैलेंस शीट में तुम क्या लिखोगे, रुपीस लिखोगे कि यूनिट्स लिखोगे,
रुपीज लिखेंगे हम लोग। तो मैं एवरेज स्टॉक यूनिट्स में ढूंढ रहा, सॉरी रुपीज में ढूंढ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है स्टॉक में। एक यूनिट खरीद रहा था तो मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपया था, उसको मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा 3000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मेरा एवरेज स्टॉक इन यूनिट्स इज 3000। ओके, हाउ मच इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? 20। तो मैंने क्या किया, 3000 इंटू 20, 3000 इंटू 20 कितना होता है? 60,000। और हाउ मच इज माई कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज? इंटू 20%। यस और नो? मैंने क्या किया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, पहले से ये 100 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके रखता हूं 20, फिर उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा मालूम है? एवरेज स्टॉक के यूनिट से, क्योंकि मेरा एवरेज स्टॉक इन यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन मेरा क्यू। क्यू 6000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है। मेरे पास तो 24,000 ऑप्शन है, उसमें से मैं 9 कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, 20 कैलकुलेट करके देता हूं, फिर जैसे जैसे मेरा ऑर्डर साइज चेंज हो जाता है मैं वो 20 को उससे मल्टीप्लाई करते जाता हूं। नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे एवरेज स्टॉक को पहले 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुमको एवरेज इन्वेस्टमेंट मिलेगा। वो एवरेज इन्वेस्टमेंट को तुमको 20% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर तो सेम ही आएगा। बट वो मेथड हम कभी फॉलो नहीं करेंगे। कभी कभी तुमको क्वेश्चंस में लिख के दिया रहेगा दैट एवरेज, देखो यहां पे क्या लिखा है, कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। कभी कभी तुमको लिख के देंगे 15% ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। व्हाट विल दे राइट? 15% ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो भी हम यही करेंगे कि पर यूनिट को उठाएंगे, एक यूनिट का कॉस्ट, देखो 20 रुपया मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इंटू 15%, मतलब मेरा 3 रुपया पर केजी पर एनम इज कैरिंग कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम लोग को क्वांटिटी या हाउ मच शुड बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम वो कैलकुलेट करना है। मेरे को क्यू ही नहीं पता है तो मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढूं? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को क्वांटिटी चाहिए ना, वो क्वांटिटी ही मिसिंग है, तो मैं सेकंड मेथड कभी यूज ही नहीं कर पाएगा। आई हैव टू ऑलवेज फॉलो विच मेथड? फर्स्ट मेथड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Okay, anyways, right now what I will do is I will calculate average stock। बोलो एवरेज स्टॉक का सिंपल फॉर्मूला इट इज व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट। सी एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना ना, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ये क्यों कैलकुलेट कर रहा है, होप यू अंडरस्टैंड। योर क्यू पे तुम कैरिंग कॉस्ट इनकर नहीं कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला एग्जांपल याद रखो, तो मैंने उसको एवरेज कर दिया। बोलो 3000 जस्ट डिवाइडेड बाय 2, 3000 डिवाइडेड बाय 2 1500, 2400 डिवाइडेड बाय 2 1200, 1500 divided by 2, next 1200 divided by 2, 600, next 500. I hope simultaneously you are writing 400, 200 and 100. वो कॉलम का हेडिंग दो, वो कॉलम को फिल अप करो। डोंट वॉच इट लाइक अ मूवी, डू इट विथ मी। हाँ बोल। हाँ अरे वो सिर्फ फर्स्ट केस में 3 मंथ्स है, बाकी के केस में तो अलग है ना। अभी वो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। सेकंड ऑर्डर में 3000 यूनिट्स में मेरा फ्रीक्वेंसी 1.5 महीना हो जाएगा, और 1.5 महीने के बाद नहीं बचेगा ना, इसलिए तो नया ऑर्डर प्लेस कर रहा है मैं। अरे मेरा 24,000 यूनिट यूज हो जाएगा तो 6,000 6,000 6,000 6,000 मेरा यूज हो जाएगा। अरे ये सब चीज एक्चुअल बेसिस पे हो रहा है कि एस्टिमेशन बेसिस पे हो रहा है? तो 3 महीने बाद का आप मुझे बता सकते हो कितना बचेगा? तो मैं तो यही अज्यूम करूंगा ना कि 0 हो जाएगा। आज थोड़ी तुम मेरे को बता सकते हो नहीं 3 महीने बाद 200 बचेगा। मैं बोल रहा हूँ, भविष्यवाणी मेरे को आती है। अरे आज तो मैं 0 पकड़ के चलूंगा। दिस इज ऑल एस्टिमेशन अल्टीमेटली। चलो अब मुझे टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है पर एनम। वेरी सिंपल, कैरिंग कॉस्ट पर एनम के लिए ये एवरेज स्टॉक को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 20। सो चलो 20 का टेबल आना चाहिए। 3000 इंटू 20 60,000, 1500 इंटू 20, चलो 1200 इंटू 20 24,000। चलो नेक्स्ट 750 इंटू 20 कितना? 15,000। चलो 600 इंटू 20
12,000. Next, 10,000, 8,000, 4,000, and कैन वी से कि ये जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है इज कॉलम नंबर 4 इंटू 20 रुपीज? यस सर. चलो नाउ डू ऑब्जर्वेशन. कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5 जो अभी हमने बनाया. व्हाट इज कॉलम नंबर 5 का हेडिंग? टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टोटल कैरिंग कॉस्ट विथ order size? If order size goes on reducing 6,000, 3,000, 1,500, 1,200, 1,000, अगर order size मेरा कम हो रहा है, total carrying cost also reduces because average stock कम हो रहा है. less quantity में buy करूंगा तो less units you have to carry in stock. और अगर order size बढ़ेगा तो more units you have to carry in stock, more units you will carry in stock, तो carrying cost भी बढ़ेगा. तो it is directly related with order size. Which cost is inversely related with order size? ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जब तुम बोलते हो इट इज पर ऑर्डर ऑलवेज. दोनों में डिफरेंस रखो. कौन सा कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ ऑर्डर साइज? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम देख रहे हो जैसे ऑर्डर साइज कम होगा. इफ यू ऑर्डर लेस यूनिट्स एट अ टाइम, अरे 3 महीना आम खाना है तो 3 महीने का आम एक साथ खरीद के रखोगे क्या? नहीं, खराब हो जाएगा, उसको स्टोर करने के लिए जगह रखना पड़ेगा. तो तुम क्या करोगे? छोटे छोटे क्वांटिटी में बाय करोगे. जितने बार तुम छोटे छोटे क्वांटिटी में बाय करोगे उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे. सो दिस इज ऑल, दिस हैपेंस एट अवर हाउस आल्सो. तुम देख लो, तुम खुद भी करते रहोगे. 5 साल पढ़ाई करने वाले हो, 5 साल पढ़ाई करने के लिए नोटबुक चाहिए तो 5 साल का नोटबुक एक साथ खरीद के रखोगे क्या? नहीं. कैसा, कितना एग्जाम्पल देने का? पेन चाहिए तो तुम एस्टिमेट करो, चलो थियोरेटिकली कि मेरे को एक साल में कितना पेन चाहिए, तो एक साथ सब पेन खरीद के रखोगे क्या? नहीं. तो पेन में तुम क्या करते हो? सपोज पेन का रिफिल खत्म हो गया तो तुम क्या करते हो? मतलब जब चाहिए तब तुम खरीदते हो. ऐसे कितने लोग हैं जब चाहिए तब खरीदते हो? मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अभी पेन खत्म हो गया, अभी नहीं है तो यार फिलहाल के लिए तो हम बोरो कर लेंगे. नहीं तो फिर हम क्या करते हैं? नोटबुक में क्या करते हो? जब चाहिए तब करते हैं. इसको हम बोलते हैं, ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट में, जस्ट इन टाइम. This is called as what? Just in time. Companies follow just in time. Just in time मतलब जब चाहिए तब खरीदो मटेरियल. लेकिन यहाँ पे मैं just in time डिस्कस नहीं कर रहा हूं. Just in time is opposite of what we are discussing here. What is just in time? जब चाहिए और जितना चाहिए उतना ही ऑर्डर करो. जापान में ना जस्ट इन टाइम फॉलो होता है. जापान का साइज मालूम है कितना है? हाँ, चेक करो जापान का साइज कितना है. वो लोग के पास स्टोरेज का जगह ही नहीं है. वो लोग बोलता है कि हम स्टोरेज करते ही नहीं है. वी फॉलो व्हाट? जस्ट इन टाइम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय टोयोटा कंपनी. टोयोटा में जस्ट इन टाइम लॉन्च हुआ. कार कंपनी जस्ट इन टाइम फॉलो करते हैं. कार वाले कंपोनेंट्स खरीद के रखेंगे. कैन यू इमेजिन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कितना रहेगा? तो वो लोग ये सब कैलकुलेट नहीं करते जो हम लोग मगजमारी कर रहे हैं. हाउ मच टू ऑर्डर एट अ टाइम, एनुअल रिक्वायरमेंट, ये सब वो लोग नहीं करते. दैट इज व्हाई कार में वेटिंग पीरियड होता है. कार वाले लोग प्रोड्यूस करते हैं ओनली टू डिमांड. वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हम सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन बजट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम रॉ मटेरियल का बजट करते हैं. कार कंपनी ये सब नहीं करता है. कार कंपनी क्या फॉलो करता है? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन. इसके लिए जब वो लोग नया गाड़ी लॉन्च करते हैं तो पहले वो लोग ऑर्डर्स लेते हैं. पूरे दुनिया या देश या जितने से ऑर्डर आएंगे उसके बेसिस पे वो लोग प्रोडक्शन चालू करेंगे. और वो लोग गाड़ी बना के गाड़ी स्टोर नहीं करते, सीधा डिस्पैच. तो दे फॉलो व्हाट कॉन्सेप्ट? तो हमारे किचन में बहुत सारे में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है. लेकिन हम पढ़ाई में जो भी मैंने 2-3 एग्जांपल दिया, वी फॉलो समथिंग कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम करके एक छोटा सा पैराग्राफ है तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, दैट इज मैंने नहीं बता दिया. एनीवेज, व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग इज ऑपोजिट ऑफ जस्ट इन टाइम. कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्यों ये सब कर रहे हो, जब चाहिए तब रॉ मटेरियल खरीदो. हाँ, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है कंपनीज में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जस्ट इन टाइम.
तो ये सब करने का जरूरत नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, टोटल कैरिंग कॉस्ट का मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, सी वेदर यू एग्री विद दिस फॉर्मूला। पहले कैरिंग कॉस्ट के लिए हमको कौन सा स्टॉक चाहिए, जो हमने कैसे कैलकुलेट किया, इनटू सी इज व्हाट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो क्यू अपॉन 2 इंटू सी। चलो इधर तक समझ में आया? ओके, नाउ अभी तक हमारे क्वेश्चन का तो आंसर हमको मिला नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मच टू ऑर्डर एट अ टाइम, व्हाट शुड बी माय ऑर्डर साइज। तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू, कौन सा सिलेक्ट करूं, 6000 सिलेक्ट करूं, 3000 सिलेक्ट करूं, I don't want answer. I want on what basis I should do the selection. मतलब हम डिसीजन कौन से बेसिस पे ले रहे हैं, कॉस्ट के बेसिस पे ले रहे हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, हम लोग डिसीजन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब जो काम का है, रेलेवेंट का ऑपोजिट क्या है, इररेलेवेंट मतलब नॉट रेलेवेंट। तो जो इररेलेवेंट है ना, उसके बेसिस पे डिसीजन लेने का, कि जो रेलेवेंट है, रेलेवेंट के बेसिस पे जो काम का है वो हम लोग लेंगे। तो कैन यू टेल मी, अगर मैं कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूं, और बेटर लैंग्वेज में मैं रेलेवेंट कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूं, तो कौन सा कॉस्ट रेलेवेंट है, मतलब कौन सा कॉस्ट मेरे काम का है टू टेक दिस डिसीजन, ऑर्डरिंग कॉस्ट के कैरिंग कॉस्ट, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के टोटल कैरिंग कॉस्ट, दोनों। तो दोनों रेलेवेंट है तो मैं दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। वो मेरा 6th कॉलम है। दिस विल बी कॉल्ड एज विच कॉस्ट, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। कोई बताएगा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट के लिए हम लोग कौन से 2 नंबर के कॉलम को ऐड करेंगे, 3 and 5। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई गो फॉर एडिंग दिस, कैन यू ऑब्जर्व 3 and 5, ऑब्जर्व कॉलम नंबर 3 and 5। एक कॉस्ट कम होते जा रहा है तो दूसरा कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप एक कॉस्ट को कंट्रोल करने जाओगे तो सामने दूसरा कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने जाओगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप अगर कम करने जाओगे तो मतलब आप ऑर्डर साइज को बढ़ा दोगे। तो अगर आप ऑर्डर साइज को बढ़ा दोगे तो सामने आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल कैरिंग कॉस्ट को कम करने जाओगे तो मतलब आप ऑर्डर साइज कम करोगे, ऑर्डर साइज कम करोगे तो सामने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। यस और नो? तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब क्या, काम का है। मेरे लिए कौन सा कॉस्ट काम का है, एक कॉस्ट विच इज irrelevant. Anybody, if you are there in the discussion, you can give me this answer. Which cost is irrelevant for the decision that we are taking? टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम। देखो ये सब कॉस्ट क्या है, पर एनम। ये क्या है, पर एनम। ये क्या है, पर एनम। इसके अंदर मैं टोटल परचेज कॉस्ट क्यों नहीं ले रहा हूं मालूम है, क्योंकि मैं 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, 5 करूं, 6 करूं, 7 करूं, 8 करूं, 9 करूं, या बाकी के 23,991 ऑप्शन करूं, इन ऑल ऑप्शन मेरा टोटल परचेज कॉस्ट 24 लाख है। तुम 6000 यूनिट बाय करो, 6000 यूनिट्स बाय करो, 3000 बाय करो, 1000 बाय करो, 1200 बाय करो, 800 बाय करो, 500 बाय करो, जो यहां पे नहीं है वो बाय करो, तुमको सप्लायर को तो 24 लाख देना ही है। मतलब ये कॉस्ट मेरे काम का है कि नहीं काम का है, नहीं काम का है, क्योंकि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो डिसीजन लेने के लिए 24 लाख काम का ही नहीं है, मेरे को वैसे भी 24 लाख को देना ही है। लेकिन कौन से 2 कॉस्ट चेंज हो रहे हैं विथ माय डिसीजन, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। दैट इज व्हाई ये दोनों को हम कौन से कॉस्ट बोलते हैं, रेलेवेंट। ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं, द डिसीजन दैट वी आर टेकिंग, वो डिसीजन लेने के लिए सिर्फ यही 2 कॉस्ट काम के हैं। विच कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, टोटल परचेज कॉस्ट। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं ऐसा समझूंगा कि तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया। सपोज कल जाके क्वेश्चन में तुमको बोला कि देयर इज डिस्काउंट, then which cost will also become relevant, total purchase cost भी relevant हो जाएगा।
क्योंकि दोनों ऑप्शन में विथ डिस्काउंट में विदाउट डिस्काउंट टोटल परचेज कॉस्ट सेम थोड़ी रहने वाला है, लेकिन आज मैं टोटल परचेज कॉस्ट क्यों नहीं ले रहा हूं? अच्छा तुम लोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब में तुम 24 लाख ऐड करोगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो एनीवेज, हम कौन से दो कॉस्ट को फिलहाल ऐड कर रहे हैं? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। सो लेट अस ऐड देम। बताओ कितना होता है? 62,400, 34,800, 30,000, 24,600, 24,000, 24,400, 26,000, 40,000, 74,000. Is this correct? I am leaving it up to you. इसमें से कौन सा सिलेक्ट करने का? क्यों 1200 सिलेक्ट किया तुमने? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज करना कॉस्ट। कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तुमने कभी लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी किया है? एलपीपी में क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ने मिनिमाइजेशन, ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। ये सब सुना है हम लोग ने, बिकॉज ये सब्जेक्ट में सीए फाइनल में जब मैं पढ़ाता था उसमें एलपीपी भी आता था। एनीवेज, तुम्हारे पास कोई अगर ये है पेंसिल तो ये 1200 को है ना ऐसा बॉक्स में डाल दो। दिस इज मिनिमाइजेशन। अच्छा ठीक है, नाउ लिसन टू माई क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो 24 लाख भी लो, तो वेरी सिंपल, 24 लाख किस में ऐड करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन से ऑप्शन में 24 लाख ऐड करूं? सब में, क्योंकि तुम कोई भी ऑर्डर साइज सिलेक्ट करो तुमको 24 लाख देना पड़ेगा। विल योर आंसर चेंज? नो। यस और नो। लेकिन अगर डिस्काउंट रहेगा तो तुम टोटल परचेज कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे कि हम ऐसे जब डिस्काउंट रहेगा। दैट इज व्हाई समबडी सेड ये लॉजिकल नहीं है। आई एग्री विद दैट, लॉजिकल नहीं है क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी, अच्छा बाय द वे डिस्काउंट आपको कम मिलेगा। से फॉर एग्जांपल मैंने क्या सिलेक्ट किया? व्हाट शुड बी माय ऑर्डर साइज? 1200। ओके, सपोज मैं गया सप्लायर के पास, मेरे को 1200 चाहिए। सप्लायर बोला 6000 लो ना, 5% डिस्काउंट देता हूं। अब दोनों केस में मेरा टोटल परचेज कॉस्ट 24 लाख नहीं है। नाउ आई विल थिंक, एक मिनट रुक, मैं वापस आऊंगा। मैं दोनों केस में क्या कैलकुलेट करूंगा? टोटल परचेज कॉस्ट पर है ना, क्योंकि अगर मैं 1200 के लिए जाता हूं तो मेरे को वही 24,000 यूनिट 100 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर मैं सप्लायर का ऑफर सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को 24,000 यूनिट 95 में मिलेगा, assuming he will give how much percent discount? 5%। तो दोनों केस में टोटल परचेज कॉस्ट इज डिफरेंट, देन टोटल परचेज कॉस्ट ऑल्सो बिकम्स रेलेवेंट। मतलब अभी वो भी मेरे काम का है, कब मेरे काम का नहीं है? अरे वेरी सिंपल है, तुम 1200 खरीदो या 1500 खरीदो, दोनों में मेरे को 24 लाख तो देना ही है, तो फिर मैं वो 24 लाख को कंसीडर क्यों करूं? उसमें तो मेरे को कोई सेविंग नहीं हो रहा है। एनीवेज, सो नाउ दैट 1200 दैट इज सिलेक्टेड, तो नीचे ऑब्जर्वेशन नंबर 1, कैन यू कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम एट ऑर्डर साइज ऑफ 1200 यूनिट्स। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये क्वांटिटी को इस चैप्टर में बुलाते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इकोनॉमिक order quantity, which is popularly called as EOQ. It is the most economical to order. ये quantity is most economical to order. मतलब why it is most economical? क्योंकि ये quantity 1200 units पे मेरा total relevant cost is minimum. इसका और एक नाम है, वो मैंने ऊपर लिखा है, optimal order size या optimal order quantity। तो ऑप्टिमल वर्ड भी ये लोग यूज करते हैं। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, दिस इज माय बेस्ट। व्हाई इट इज बेस्ट? नॉट बिकॉज इट इज फीलिंग, इट इज बेस्ट बिकॉज
at this order size my total relevant cost is minimum. Read observation number 2. See whether it is true or false. ये बोल रहा है at EOQ total ordering cost per annum of course is equal to total ordering cost per annum. Can you tell me कि दोनों पे हमारा कॉस्ट कितना, दोनों कॉस्ट कितना है 1200 पे 12,000, इट इज इक्वल, यस और नो? और इट इज कॉमन सेंस. अगर मैं तुमको ग्राफ के बेसिस पे एक्सप्लेन करूं तो मेरा एक कॉस्ट बढ़ते जाता है, एक कॉस्ट कम होते जाता है, दोनों जिसको जहां पे कट करते हैं दिस इज EOQ. ये कौन से क्वांटिटी पे होगा? 1200 का क्वांटिटी पे होगा. मेरा कॉस्ट ये वाला जो है y एक्सिस क्या है? कॉस्ट. और ये क्या है? ऑर्डर साइज. तो जैसे जैसे मेरा ऑर्डर साइज बढ़ते जाएगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे मेरा ऑर्डर साइज बढ़ते जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा. दोनों इनवर्सली रिलेटेड है. तो ये लोग दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? 12,000 रुपीज पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों. अरे यही चीज तुम है ना ग्राफ पे प्लॉट करके देखो, तुम्हारा इसमें 12,000 पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा. तुमको समझने में क्या मिलेगा? तो ये दोनों में हैज टू बी इक्वल. चलो रीड ऑब्जर्वेशन नंबर 3. क्या बोल रहा है ऑब्जर्वेशन नंबर 3? As we keep going away from EOQ on either side, मतलब EOQ के ऊपर या EOQ पे नीचे, ये लोग बोल रहा है total relevant cost keeps on increasing. बोलो is this correct observation? बोलो EOQ पे मेरा total relevant cost कितना है? 24,000. अगर हम EOQ के ऊपर जाते हैं 1500, 2400, 3000, 6000, 8000, ऐसा क्वांटिटी बढ़ाते जाओ. कैन यू सी तुम्हारा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है? यस. कैन यू सी नीचे 1200 के नीचे 1000, 800, 400, 200, इस पे तुम्हारा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है. तो दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग. अब इसके लिए तुम्हारा कैलकुलेटर काम आएगा. कैन यू टेल मी कि EOQ के मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000. सपोज आई एम गोइंग अबव EOQ, मतलब आई एम ऑर्डरिंग मोर देन EOQ. 1200 के ऊपर जाते हैं 1500. तो अगर मैं ऑर्डर साइज बढ़ाऊंगा, तो अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझा है, ऑर्डर साइज बढ़ाओगे तो सोच के बता सकते हो विच कॉस्ट बढ़ेगा ने कौन सा कॉस्ट कम होगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा. कैन यू चेक एंड टेल मी टोटल कैरिंग कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है? 3000. बट सामने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने से कम हो रहा है? 2400. मतलब इंक्रीज इन टोटल कैरिंग कॉस्ट इज 3000 बट डिक्रीज इन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ओनली 2400. तो मेरा कॉस्ट 600 से बढ़ेगा. वो देखो 24 का 24,600 हो गया. ये आंसर ये डायग्राम में भी है. देखो एक कॉस्ट नीचे है, एक कॉस्ट ऊपर है. तो ये जो इंक्रीज इन कॉस्ट है ना इज मोर देन डिक्रीज इन अनदर कॉस्ट. मेरा एक कॉस्ट जितने से बढ़ रहा है, सामने मेरा दूसरा कॉस्ट उससे कम में कम हो रहा है. नीचे भी ऐसा होता है, चेक करो. अगर आई गो फ्रॉम 1200 to 1000, तो अगर ऑर्डर साइज कम करोगे तो बता सकते हो विच कॉस्ट विल इंक्रीज एंड विच कॉस्ट विल डिक्रीज? ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय हाउ मच? 2400. बस सामने मेरा कैरिंग कॉस्ट सिर्फ कितने से कम हो रहा है? 2000. सो इंक्रीज इन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मोर देन डिक्रीज इन टोटल कैरिंग कॉस्ट. तो मेरा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट 400 से बढ़ रहा है. और ऐसा होते ही जाएगा, वो गैप बढ़ते ही जाएगा. तुम्हारा एक कॉस्ट जितने से बढ़ रहा है, सामने दूसरा कॉस्ट उससे कम हो रहा है, डिक्रीज इन कॉस्ट कम है. तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट तो बढ़ना ही है. तो वी विल ऑलवेज सिलेक्ट विच क्वांटिटी? EOQ. ये जो 1200 है, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 1200 इज व्हाट? EOQ. तो ये चैप्टर में तुम्हें स्टार्टिंग के 4, 5, 6 क्वेश्चन देखोगे ना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट में ऑलवेज क्या कैलकुलेट बोलेंगे? EOQ. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. अब ये टेबल में ना
मैं एक डाउट पूछ लेता हूं, ये पूरा टेबल है ना, वो नंबर 1 पे डिपेंडेंट है, ऑर्डर साइज। तो क्वेश्चन ये आता है कि 24,000 ऑप्शन में से कौन से 9 लेने के। अच्छा, जो 9 आप ले रहे हो वो 9 में एक आंसर भी होना चाहिए, कि वो तो हमको पता है कि 1200 आंसर है ना। हाँ, तो हम लोग ईओक्यू ये टेबल बना के नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो ईओक्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए नीचे फेमस मैथमेटिशियन विल्सन ने हमको हेल्प किया है। चलो ये पढ़ लो, वेदर यू अंडरस्टैंड। विल्सन ने देखा कि एट ईओक्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। डू यू रिमेंबर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था? ए बाई क्यू इंटू एस। तो उसने लेफ्ट हैंड साइड पे वो फॉर्मूला लिखा। और टोटल कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? क्यू बाई टू इंटू सी। फिर वो सॉल्व करते गया। डिड यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला? चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखना है तुम लोग को। कोई बताएगा हमारे क्वेश्चन में अच्छा क्या क्या चेंज नहीं होगा? स्क्वायर रूट चेंज नहीं होगा। तुम्हारे कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का साइन है, हाँ तो वो इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू, डू यू रिकलेक्ट हमारे क्वेश्चन में ए कितना है? 24,000। सो इंटू 24,000। डू यू रिकलेक्ट सी कितना है, सॉरी एस कितना है? 600 डिवाइडेड बाय 20। लास्ट में स्क्वायर रूट का साइन दबाना। बोलो कितना है? 1200। तो आज के बाद अगर हमको ईओक्यू कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ 2as अपॉन सी। ये फॉर्मूला यूज करने का, ये सब टेबल बनाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये टेबल से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है जो हम लोग ये चैप्टर में आगे जाके सम्स में यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट आई वांट इज द फॉर्मूलाज। तो ईओक्यू का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने देखा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम? ए बाई क्यू इंटू एस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम? 2 इंटू सी। क्योंकि अब तुमको क्वेश्चन में बोलेंगे कि ईओक्यू कैलकुलेट करो एंड बाद में टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट करो। कैन यू टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट? अगर डिस्काउंट नहीं है, मतलब सप्लायर मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहा है। देखो सप्लायर मुझे अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना, तो मैं हमेशा कौन सा क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा टू बाय एट अ टाइम? EOQ, because at EOQ dash is minimum total relevant cost. What is meaning of total relevant cost is equal to which cost plus which cost? See, मैं कौन सा quantity buy करूं at a time? This decision I am taking on the basis of cost. Okay, this is incomplete. I will have to take decision on the basis of total relevant cost. तो मेरे लिए total relevant cost का definition क्या है? total ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। क्योंकि ये दो कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट है। व्हाई यही दो कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट है? बिकॉज देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। तो अगर देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट में ये दोनों को कॉस्ट को ऐड करेगा, जो भी मिनिमम है वो मैं सिलेक्ट करेगा। बराबर है। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल एग्जाम में या क्वेश्चन में तुमको क्या आएगा, मतलब ऐसा 6 क्वांटिटी नहीं आएगा। तुमने ही बोलेगा ईओक्यू कैलकुलेट करो, तुमने किया 1200। अब तुमको नीचे सेकंड पार्ट में बोलेंगे, सप्लायर बोल रहा है इफ यू बाय 6000 यूनिट्स एट अ टाइम ही इज रेडी टू ऑफर 5% डिस्काउंट। स्टिल आई विल टेक दिस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। मेरा डिसीजन किस पे लेगा मैं? बट नाउ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन चेंज हो गया। व्हेन देयर इज क्वांटिटी डिस्काउंट, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? टोटल परचेज कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। क्योंकि डिस्काउंट है तो मैं अभी टोटल परचेज कॉस्ट को भी लूंगा। तो मैं टोटल परचेज कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करूंगा? 1200 पे कैलकुलेट करूंगा। टोटल परचेज कॉस्ट 6000 पे कैलकुलेट करूंगा और फिर कंपेयर करूंगा जहां पे भी मिनिमम है। यहां पे तो मैं इमोशन तो सिखा नहीं रहा हूं,
We are taking decision on what basis? Purely on financial basis. We are not discussing non-financial. Non-financial basis भी हम discuss करेंगे. Supplier discount offer कर रहा है लेकिन हो सकता है उसका quality खराब है. So that is non-financial factor. Quality is which factor? Non-financial factor. Non-financial factor भी हम discuss करेंगे. अच्छा कभी कभी है ना डिफरेंस सिर्फ 100 रुपए का आता है. डिफरेंस कभी कभी कितने का आता है? 100 रुपए का आता है. तो तुमको थोड़ा बहुत अपना कमेंट भी लिखना पड़ता है कि भाई ठीक है, अगर कंपनी को ये सब चीज में इश्यू नहीं है तो कंपनी कैन गो फॉर दिस. मतलब तो सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ता है. बट प्योरली फाइनेंशियल बेसिस पे अगर मुझे डिसीजन लेना रहेगा तो मैं कौन से बेसिस पे डिसीजन लेगा? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. अगर मुझे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो डिस्कशन ही खत्म हो गया. मैं हमेशा ही ईओक्यू सिलेक्ट करूंगा. क्यों? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज मिनिमम एट ईओक्यू. लेकिन अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो और मुझे दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है. सपोज फॉर एग्जांपल मैं तुमको पूछता हूं डिस्काउंट नहीं मिलेगा, विल यू सिलेक्ट 1200 और 6000? 1200 आंख बंद करके, बिकॉज एट 1200 इज ईओक्यू. पूछ क्या रहे हो? मतलब मैं वो केसेस में मैं थोड़ी चार क्वांटिटी पे बैठ के मैं टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेगा. वो सब चीज पे तो मैं डायरेक्टली ईओक्यू का फॉर्मूला कैलकुलेट करके ईओक्यू कैलकुलेट कर दूंगा. लेकिन वो लोग तुमको छेड़ेंगे कि नहीं, सप्लायर बोल रहा है पूरा एक साथ ऑर्डर करेगा ना तो 5% डिस्काउंट. अच्छा एक ही क्वेश्चन में दो बार बोलेंगे, पहले 2000 बाय करो तो 2% डिस्काउंट. अच्छा अगर 4000 तो क्या करोगे? तो दो बार कैलकुलेट करने का. वी विल डू सच क्वेश्चन. आई एम जस्ट क्रिएटिंग बैकग्राउंड. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं है. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मेरा डिसीजन कौन से बेसिस पे लूं? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट? डिपेंड्स. अगर डिस्काउंट नहीं है, मैंने यहाँ पे थियरी में क्यों अज्यूम किया टोटल परचेस कॉस्ट इज कांस्टेंट? अदरवाइज तो मेरे को हर एक पे डिस्काउंट कंसीडर करना पड़ता, तो डिस्कशन बढ़ जाता था. तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या अज्यूम किया कि टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. बट अगर डिस्काउंट है तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल. मुझे एक ही चीज बताना है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. आई विल कैलकुलेट टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम. व्हाट इज, हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम? टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम मतलब व्हाट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेस प्राइस. पब्लिक क्या करता है मन में? क्यू इनटू परचेस प्राइस करता है. आई हैव वांट टोटल परचेस कॉस्ट पर एनम. आई डोंट वांट टोटल परचेस कॉस्ट पर ऑर्डर. देखो ये वाला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पर एनम है, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी पूरे साल का है, तो टोटल परचेस कॉस्ट भी पूरे साल का होना चाहिए. तुम एक ऑर्डर का परचेस कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो. आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट कॉलम ऑब्जर्व करो, फर्स्ट कॉलम. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, सी वेदर और टेल मी वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. EOQ is always Q, but Q is not always EOQ. फिर से एक बार. EOQ is always Q, but Q is not always EOQ. एक Q में तो मेरे पास 24,000 ऑप्शन है, उसमें से EOQ is one of the option. तो EOQ is always Q, but Q is not always EOQ. अभी फॉर एग्जांपल सप्लायर तुमको डिस्काउंट दे रहा है और तुम्हारा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कम है तो मेरा Q 6000 हो जाएगा, बट 6000 इज नॉट EOQ. Have you followed this? बस ये हो गया ये चैप्टर का 30% ऑफ द थियरी. इसके बाद हाँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना. व्हेन टू ऑर्डर वो किधर आंसर किया हम लोग ने. तो व्हेन टू परचेज का अलग से थियरी आएगा, उसमें अलग से डायग्राम आएगा, उसका अलग से एग्जांपल आएगा. ओके नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू. मैं अभी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फर्दर क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा हैवी है. तुम्हारा होमवर्क क्या है वो सुन लो. जब तुम खाली रीड भी नहीं करके आओगे, नहीं करके आएंगे, ना बोल रहे ऐसा मुंह पे ना बोल रहे. आपने बोला नहीं करके आएंगे, अच्छा नहीं कॉमा करके आएंगे ऐसा.
हाँ, नहीं के बाद कॉमा नहीं सुनाई दिया। पेज नंबर 26, पेज नंबर 27, पेज नंबर 28, ये 3 पेज रट के आने का, ये मतलब पढ़ के आने का। रट के आने का मतलब पढ़ के आने का। इंटर में रटना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम लोग लेक्चर रट के आते हैं वैसे थोड़ी तुम लोग रट के आओगे। ये थियरी पढ़ने का होगा तुमसे। हाँ, 3 पेज का थियरी तुम पढ़ेंगे। जो भी मैंने बोला है वो 3 पेज में खत्म हो गया है। इनफैक्ट ये 3 पेज शांति से पढ़ो, वी कैन कंप्लीट 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ईओक्यू का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 2 3 4 5, बस 5 ही क्वेश्चन है, बाद में तो स्टॉक लेवल चालू। ओके, वी विल कंटिन्यू ऑन आई थिंक नेक्स्ट वीक वेडनेसडे।